रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 40 क्वेश्चंस जो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल बहुत संभावना के पूछे जाने वाले हैं। बहुत मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का वायरल क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं 40 सवाल और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये दोस्तों झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है, फटाफट से देख लीजिए और एक काम जरूर कीजिए। अगर इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, क्या सभी को शेयर कर देना। जितने सारे विद्यार्थी 9th में पढ़ते हैं सभी को दबा के शेयर कर दो, ठीक है, ताकि धुआंधार तैयारी शुरू हो सके हम लोग का। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है, उसको धुआंधार तरीके से सॉल्व करते हैं। वायरल प्रश्न पत्र और जल्दी से देख लो 40 सवाल हम लोग, चलो देखते हैं फटाफट से। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल निकल के सामने आया, क्या कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। दोस्तों ये सवाल 10 में भी है, मतलब 10 मतलब क्या, बस मतलब 10 मतलब क्लास 10 में भी है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। और कब, 14 जुलाई 1789। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अभी याद कर लो, 10 में भी काम आएगा। ठीक है, 9 का तो है ही, साथ में 10 में भी ये वाला सवाल है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों, तो ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टाइद क्या है दोस्तों, टाइद बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लो। टाइद एक प्रकार का ना धार्मिक कर होता है। क्या होता है? धार्मिक कर। ठीक है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। बोलता है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को जो अभिव्यक्त करता है, ठीक है, परिभाषित कर, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको सही बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर घ 3 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि मार्सिले क्या, मार्सिले दोस्तों, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जैसे हम लोग का जन गण मन अधिनायक जय है ना, उसी प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रगान क्या हो जाएगा, मार्सिले हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 सॉरी गौ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 का गौ। 5 नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था, यानी वहां गद्दी में कौन आराम से बैठा हुआ था। तो लुई सोलवा दोस्तों वहां पर आराम कर रहा था, मतलब वहां की राजगद्दी पर कौन बैठा था, लुई सोलवा बैठे हुए थे, मतलब वहां के शासक लुई सोलवा थे। तो 5 का ख बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। संपन्न किसान मतलब बिल्कुल उसको किसी तरह का कमी नहीं है, होता ना कि कोई कोई किसान गरीब होता है, तो ये बिल्कुल संपन्न वाले किसान वाला बात हो रहा है। ठीक है, तो संपन्न किसान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वहां पर संपन्न किसान को कुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलक। ठीक है, बिल्कुल कुल का नाम उज्जवल करेगा, कुलक। आगे देखो, मार्फा वार्सिलेबा कौन थी। तो दोस्तों मार्फा जो वार्सिलेबा थी, मार्फा वार्सिलेबा, ये आप लोग का एक बहादुर महिला कारीगर थी। तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाए। क्या? मार्फा वार्सिलोबा, वारसी से बहादुर याद रख लेना, बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, देखिए सोशल साइंस में आपको याद तो रखना पड़ेगा भाई, नाम में क्या ही आप समझोगे, नाम तो याद, साइंस है तो धमाकेदार समझाएंगे। चलिए सोशल साइंस में फिर भी कुछ कुछ आप लोग ट्रिक देंगे, बस बने रहो। एक भी सवाल मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है वही अगर एग्जाम में आ जाए। और आपको बता दूं, सोशल साइंस का एग्जाम दोस्तों सबसे हार्ड होता है, क्लास 10 में भी वो होता है और 9 में भी पिछली बार, ये बहुत बहुत रूल आता है बच्चों को। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सोशल साइंस का तैयारी करो अच्छे से, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर इसको गेन कर सको इसमें। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, सभी को शेयर कीजिए, इसलिए मैं एक से बढ़कर एक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। 8 नंबर है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा दोस्तों, तो ये पड़ा पेट्रोग्राद। क्या पड़ा? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा था, ये था पेट्रोग्राद। 8 का जो घ नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोग्राद। नेक्स्ट है 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहता है दोस्तों। 1917 में राजशाही बिल्कुल उसका पतन हो गया था, मतलब क्या, खात्मा हो गया था। तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस घटना को दोस्तों अक्टूबर की क्रांति बोला जाता है। ठीक है, अक्टूबर महीना में हुआ होगा, इसलिए अक्टूबर क्रांति बोला जाता है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक दोस्तों रॉबर्ट ओवेन थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। समाजधारी बोल रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया सवाल, याद रख लेना, ऐसे भी जीके के लिए बहुत अच्छा है कि भारत का, हम लोग का भारत प्यारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ रहे हो। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है दोस्तों, तो भारत का दोस्तों सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्व है। ठीक है, पूर्वी देशांतर मतलब जो सबसे पूर्वी, ठीक है, जैसे आप लोग का पूर्व पश्चिम हो गया, तो पूर्वी में सबसे पूरब में कौन है, तो ये मतलब उसका कितना डिग्री में वो आप लोग का 97.25 डिग्री में है। ठीक है, पूर्व में है। तो 12 का क बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 13 में देखिए क्या बोल रहा है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है।
तो दोस्तों नेपाल देश की जो सीमा है वो झारखंड, हमारे झारखंड से नहीं लगती है। आप सुने हो कभी झारखंड के आसपास नेपाल सटा हुआ है? नहीं सटा हुआ है। तो नेपाल देश की सीमा दोस्तों झारखंड, झारखंड तो ऐसे भी घिरा हुआ है चारों तरफ से, देख सकते हो ना, एक तरफ बिहार, एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ बंगाल है, ठीक है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार से। तो 13 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो 14 नंबर, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 भागों में, ठीक है। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? हिमालय में स्थित ऐसा कौन सा पॉइंट है, मतलब ऐसा क्या है जिसको भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है, सबसे हाई पीक जिसको कह सकते हैं? तो 15 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ख, कंचनजंगा, ठीक है। नाम से याद रखा, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा सबसे ऊपर में है, कहां पर? हिमालय में। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो 16 का हो जाए ऑप्शन नंबर घ, शिवालिक पर्वत। दोस्तों शिवालिक पर्वत जो है पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है, ठीक है। 16 का घ सही हो गया। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्थल ये भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। दोस्तों एक ऐसा स्थल जिसके चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी से भरा हुआ है, उसको लोग क्या बोलते हैं? जी हाँ मेरे भाई, द्वीप बोलते हैं ना उसको, उसी को तो द्वीप बोलते हैं, द्वीप उसको बोलते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वीप, यानी कि ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या ही ना वो नज़ारा होगा जब बीच में एरिया होगा चारों तरफ पानी से घुमा, आप लोग यहाँ पार्टी करोगे, ठीक है, पढ़ाई कर लो तब पार्टी करोगे। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस प्रकार में प्रदर्शित होती है? गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो 18 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भांगर में। किसमें? भांगर में, ठीक। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? दोस्तों तो गंगा नदी का उद्गम जी हाँ गंगोत्री से है, नाम से याद रह जाए, गंगा से गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील, ठीक है, ज्यादा झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही आ जाता है, तो इसको भी जम्मू कश्मीर में ही लपेट लो, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं बोलो, चना बोलो, जौ बोलो, आदि बोलो, आदि मतलब आदि मत बोलो, समझ लो, मतलब और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो किसका सही उत्तर दोस्तों? ये सारी जो है रबी फसलें हैं। क्या है? रबी फसलें इनको बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है? गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। क्या है? गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि करना ही इसका मुख्य विशेषता है, ठीक है। हरित क्रांति मतलब हरा भरा सब्जी उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, चावल उगाएंगे, बिल्कुल भी कमी ना होगा। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? 23 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है देखिए, बहुविध फसल प्रणाली, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना ही बहुविध फसल। बहुविध मतलब बहुत सारा फसल, तो वही चीज हो गया ना कि किसी भी भूमि पर एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल अगर आप उत्पादन कर रहे हो भैया, तो बहुविध फसल प्रणाली आप कर रहे हो, ठीक है। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? क्या बोल रहा है? अपना आजीविका मतलब अपना पेट पालने के लिए, अपना डेली का खाना खाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उसने क्या खोल दिया? एक डेयरी का यानी दूध का दुकान खोल दिया। तो श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाए गैर कृषि क्रिया, ठीक है। क्या है? गैर कृषि क्रिया है ये, क्योंकि कृषि क्रिया तो है नहीं, डेयरी का दुकान चला रहा है। तो 24 का ख नंबर आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, HIV का क्या तात्पर्य है? HIV, ठीक है, HIV का क्या तात्पर्य है? तो 25 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ख, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, ठीक है। HYV हाइब्रिड, यहाँ पर कुछ हाइब्रिड करके होता है इसका फुल फॉर्म, आप लोग HYV का फुल फॉर्म जरूर बोलना क्या होता है, ठीक, कमेंट में। चलो अगला सवाल है तो क्या हो गया? 25 का ख सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है दोस्तों? तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण। बिल्कुल, जो शिक्षित होगा तो जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या लोगों के गुणों को बढ़ाएगा। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो भी एक प्रकार का गुण ही है लोगों में। कौशल निर्माण, अलग अलग चीजों का निर्माण कर रहे हैं लोग, तो ये भी प्रकार का गुण ही है जनसंख्या का। तो इनमें से सभी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। मार दो गोली घ हो जाएगा, ठीक है, मतलब घ आपका इनमें सभी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, क्या हो गया? का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 27 का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 6 से 14 वर्ष के जो भी विद्यार्थी है, जो भी बच्चे हैं, सभी को शिक्षा देने पर ध्यान दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भारत सर्व शिक्षा अभियान क्या करता है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? कि 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो 27 का घ आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, बिल्कुल ना लड़े। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो भाई साहब पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है।
यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाना, बैंकिंग, ये सारे क्या बोलते तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र रखे वो आप लोग का पशुपालन हो जाएगा। कपड़ा बुनना द्वितीयक में आ जाएगा। तो 28 का क सही हो जाएगा। 29 में देखिए क्या बोल रहा है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। चलो भैया बढ़िया है, सही काम कर रहा है, 5 लोग करने दो। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया, अरे हटा भी दिया गया, चलो बढ़िया हटा दो, तो 3 लोग बचा, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बताओ उत्पादन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 2 लोग हट जा रहा है फिर भी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। तो बताओ ये किस प्रकार की बेरोजगारी, मतलब पहले क्या कर रहा था, 5 लोग काम कर रहा था तो उतना ही उत्पादन हो रहा था, 2 लोगों को हटा दिए तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, मतलब 2 लोग हटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ ये किस प्रकार की बेरोजगारी है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोगों का प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो कृषि क्षेत्र में दिखता है। ठीक है, 5 लोग काम कर रहे हैं, उतना ही उत्पादन हो रहा है, 2 लोग हटा देगा तो भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो 29 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, तो 29 का ख सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकास किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो 30 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, बोलेगा इसको मानव पूंजी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को क्या बोलेंगे, ये प्रकार मानवीय क्या एक पूंजी ही है ना, मानवीय एक संसाधन ही है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है। सही तो बोले हैं, जनता जाके वोटिंग देती है तब तो नेता बनकर निकलते हैं, वरना कहाँ नेता कितना औकात को नेता बन जाएगा। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है दोस्तों। तो चीन में दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को है। किसको, कम्युनिस्ट पार्टी। क नंबर सही हो जाएगा 32 का क। चलो आगे बढ़ जाओ जी। 33 नंबर क्या बोल रहा है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। तो 33 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1980 में। ठीक है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, 1980 में स्वतंत्र हुआ था। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। रॉबर्ट मुगाबे दोस्तों आप लोगों का ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। और जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, तो दोस्तों जिम्बाब्वे 1980 में स्वतंत्र हुआ था। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे, ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, 34 नंबर का घ। 35 क्या बोला, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो प्रथम राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के कौन थे, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो है नेल्सन मंडेला जी। समझ रहे हो, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड फेमस। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। संविधान के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता। ठीक है, मतलब ये असत्य है इस संविधान में, कि मतलब क्या बोल रहा है, संविधान के बारे में क्या असत्य बोल रहा है, ये असत्य है कि ये सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बता। बिल्कुल पल पल का पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ है कि सरकार का क्या क्या अधिकार है, जनता का क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है, हर एक अधिकार यहाँ पे लिखा हुआ है, किस हर एक का सीमा बतलाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो गो आपका असत्य हो जाएगा। 37 भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे दोस्तों। तो भारतीय संविधान सभा के लिए आप लोगों का ये जुलाई 1946 में कराया गया था। तो 37 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 में देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। बस ये जो थे हमारे महात्मा गांधी जी, ये आप लोग के संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। 38 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर बोलिए, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, तो 39 का सही उत्तर देख लीजिए क्या है, असहिष्णुता जो है आप लोग का ये बुनियादी मूल्य नहीं है। बाकी समानता, सुंदरता, धर्मनिरपेक्षता ये सारा बुनियादी मूल्य है, लेकिन ये जो ग नंबर है 39 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम सवाल आज का, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बोलेगा आप लोग सभी इसका आंसर। 40 नंबर आप लोग यहाँ तक देखे हो तो बिल्कुल आप लोग सच में पैशनेट हो अपने एग्जाम के प्रति, अच्छा रिजल्ट लाने के प्रति, इसलिए पढ़ो। ठीक है, और फोड़ते रहो, एग्जाम तक बहुत वीडियो आएगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। सभी को शेयर जरूर करना, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, अपने जितने सारे दोस्त हैं ना सभी को शेयर कर दो और बोल दो कि भाई देख लो यहाँ पर एग्जाम सामने आ रहा है, इससे लाभ होगा। ठीक है, चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।